सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और यहीं से हमने इसकी एक डेफिनेशन बनाई। क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अपने पास एक रूम है और इस रूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड है, अंदर की ओर। दिस इज द डायरेक्शन। चलिए पहले डायरेक्शन देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि बार बार आने वाली है मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये तो मालूम ही होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे बनाते हैं हम किसी भी पेपर के ऊपर। सो गाइज, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इसमें बना हुआ है, तो आप समझ लीजिए इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे बना हुआ है तो इसका मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन में है, और कोई ऐसे बना हुआ है नीचे की ओर पेपर के ऊपर इन योर बुक, तो ये साउथ की ओर है। और अगर कोई ऐसे बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड तो इसका मतलब ये कहाँ है, वेस्ट में। अब दो डायरेक्शन और बच गई हमारी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। इनवर्ड अंदर की ओर, मतलब इस बोर्ड में अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल के पीछे बीच में क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, देखिए मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड एक एरो है और वो एरो आपसे दूर जा रहा है, तो आपको एरो का कौन सा हिस्सा दिखाई देगा, यस लास्ट वाला, ये बिल्कुल सर्कल पीछे वाला। ठीक है, और इसके पीछे क्या बना होता है, क्रॉस। ओके, इसका मतलब है इनवार्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, इनवार्ड। ओके, और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है, तुम्हारी ओर आ रहा है, मतलब कोई एरो तुम्हारी ओर आ रहा है, तो तुम उसका क्या दिखेगा, पीछे का उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा और उसके बीच में चोंच दिखाई देगी, उसकी जो पॉइंटर है वो दिखाई देगा, तो इसे बोलते हैं आउटवार्ड। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखना। अगर आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड बनाना है तो उसको इस तरीके से बनाएंगे, और कोई आउटवार्ड बनाना है तो उसको इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ और क्या याद रखना है आपको, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। आप स्कूल में जाते हो ना यूनिफॉर्म में, क्यों जाते हैं यूनिफॉर्म में, क्यों टीचर आपको बोलते हैं भाई यूनिफॉर्म में आया करो। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ताकि सब एक जैसे दिखाई दे, राइट। इसलिए यूनिफॉर्म स्कूल की बनाई गई है। यूनिफॉर्म होता है एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका हर पॉइंट पे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक जैसी हो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में क्या आ जाएगा भाई, एक जैसा ना हो। ठीक है, कहीं पर ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं पर कम है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ स्ट्रेंथ कम है, यहाँ फिर ज़्यादा हो गया, यहाँ फिर कम हो गया। इस तरीके का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बिल्कुल एक जैसी होती है इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के, एक कमरा है मेरे पास और उस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। ठीक है, ये कमरे में मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। चलिए दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो मैंने एक चार्ज को, क्यू चार्ज को सीधे भेजा। ठीक है, मैंने सीधे भेजा और ये सीधा चला गया। सीधा चला गया तो मैंने चेक किया उस रूम के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड था ही नहीं, जीरो। ठीक है, इसको v वेलोसिटी से भेजा और ये सीधा चला गया। इसका मतलब है उस रूम में मैग्नेटिक फील्ड कितना, जीरो। ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड b1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर मैंने दूसरे रूम में भेजा और उसमें मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैं क्या देखता हूँ कि इसका पाथ डाइवर्ट होने लग जाता है। और पाथ डाइवर्ट तभी होता है जब किसी चीज़ ने उसके ऊपर फोर्स लगाया हो, क्योंकि न्यूटन के नियम से हमें क्या पता है, हमें एक चीज़ अच्छे से मालूम है कि भाई लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर कोई बॉडी चल रही है ना सीधे, तो वो सीधे ही चलती रहेगी, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। तो इसके ऊपर ज़रूर किसी न किसी चीज़ ने फोर्स लगाया, तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, B1 B2। ओके, फिर इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो कितना लगा, F1। ठीक है, दूसरा, फिर हमने एक दूसरे रूम में भेजा,
तो दूसरे रूम में मैंने क्या देखा कि जो इसका पाथ है और ज़्यादा डाइवर्ट हो गया, मतलब कर्वेचर और बढ़ गया, कर्व ज़्यादा बना रहा है। और जब चेक किया तो मैग्नेटिक फील्ड B3 और भी ज़्यादा है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आया, एक कंक्लूजन हमने निकाला क्या, कि भाई जो मैग्नेटिक फोर्स है ना किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा रूम के अंदर, उतना ज़्यादा उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हमने एक चीज़ बनाई कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या देखी, अब इसके बाद हमने क्या किया, एक दूसरा रूम लिया और उस रूम के अंदर, ये एक रूम है, इस रूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड B है। ठीक है, और मैं चार्ज पार्टिकल को Q1 को भेजता हूँ, तो Q1 को जब मैंने भेजा तो वो थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ Q1, फिर मैं वेलोसिटी V है, V वेलोसिटी से ही Q2 को भेजता हूँ, Q2 को भेजा तो ये ज़्यादा डाइवर्ट हो गया। और जब मैं Q3 को भेजता हूँ तो Q3 इन सब से बड़ा है और ये और ज़्यादा डाइवर्ट होता है, राइट, और ज़्यादा इसका कर्व बनता है। सो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो देखो वही है, सेम सबके लिए, वेलोसिटी भी तीनों की सेम है, V वेलोसिटी, बस क्या चीज़ डिफरेंस थी, यहाँ पर Q3 सबसे ज़्यादा है, Q2 उससे छोटा है और Q1 सबसे छोटा है। मतलब चार्ज बढ़ता गया तो फोर्स भी बढ़ता गया, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा कर्वेचर इसमें बनेगा। तो एक चीज़ और समझ में आई कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ओके, अब एक कमरा हमने तैयार किया और उस रूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है और चार्ज भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है और चार्ज हमारा Q फिक्स कर दिया। ओके, अब इस चार्ज Q के ऊपर इसको भेजा हमने V1 वेलोसिटी से, तो जब V1 से भेजते हैं तो ये फोर्स लगा, इसके ऊपर कुछ लगा और उस फोर्स ने इसको डाइवर्ट किया। वेलोसिटी कितनी थी, V1। फिर इसको V2 वेलोसिटी से जब भेजते हैं तो V2 वेलोसिटी से भेजते हैं तो ये ज़्यादा डाइवर्ट होता है, और V3 वेलोसिटी से भेजते हैं तो और ज़्यादा डाइवर्ट होता है। तो ये V2 एंड दिस इज V3। और एक बात हमें पता है, यहाँ इस केस में V3 V2 से बड़ा है और V2 V1 से बड़ा है। मतलब एक चीज़ साफ साफ है कि वेलोसिटी जिसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, जिसकी वेलोसिटी सबसे कम है उसके ऊपर कम फोर्स लग रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, चार्ज भी हमारा कांस्टेंट है। तो एक चीज़ और समझ में आई कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो भैया फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, तीसरी बात। ओके, ठीक है, एंगल वाला बाद में देखते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमें समझ में आई और इन तीनों चीज़ों को, तीनों इक्वेशन को मिला के हमने एक इक्वेशन बनाई, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू K QVB, कांस्टेंट K। ओके, कांस्टेंट K की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करने वाले हैं। क्यों? K की वैल्यू 1 पुट कब होती है, जब हमें कोई नई डेफिनेशन बनानी होती है गाइज, तब जाके हम K की वैल्यू को 1 कंसीडर कर सकते हैं। अब नई डेफिनेशन क्या बनानी है इसमें, देखिए F इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है K QVB। अगर मैं चार्ज की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और वेलोसिटी भी उसकी 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज है मेरे पास, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, तब जाकर मैं ये कह सकता हूँ, और उसके ऊपर फोर्स भी कितना लग रहा है, 1 न्यूटन, उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन, तब जाकर हम ये बोलेंगे कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज को हमने भेजा 1 कूलम चार्ज को 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, और उसके ऊपर जो फोर्स लगा वो अगर 1 न्यूटन लगता है, तो हम ये बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस रूम में जिसके अंदर ऐसा ये हो रहा है, फोर्स उस पर 1 न्यूटन लग रहा है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लगा है वो होगा 1 टेस्ला। तो सबकी वैल्यू अगर हम 1 रख दे तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने आप ही 1 आ जाएगी। तो K की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू आ जाएगा QVB। ओके, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से B की वैल्यू निकालिए, तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, F अपॉन QV, ठीक है। अब देखिए
क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू दैट फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाई ए चार्ज पार्टिकल, वन यूनिट चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई चार्ज 1 कूलम का है और उसके ऊपर उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब वो एंटर करता है उस पे ऊपर जो फोर्स लगता है वही फोर्स हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इफ Q कितना है? 1 कूलम, मैग्नेटिक फील्ड कितना है भैया? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो B इज इक्वल टू किसके हो गया? F के। और यहीं से हमने इसकी क्या बना दी? डेफिनेशन। और डेफिनेशन क्या है ये देखिए आप। तो डेफिनेशन क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी लोकेशन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज मूविंग एट राइट एंगल टू फील्ड विद यूनिट वेलोसिटी। ठीक है, अब राइट एंगल क्यों बोला? चलिए इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए हमने क्या देखा, अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ओके, अगर मैं चार्ज पार्टिकल को राइट एंगल पर भेजता हूँ, राइट एंगल पर अगर मैं भेजता हूँ तो वो सर्कल बनाता है, सर्कल, ओके। और इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? r। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? r। ठीक है, अब इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कैसे देखना है, उसके लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे वर्क करता है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कि क्लॉकवाइज घूमेगा वो बाद की बात है, लेकिन अभी ये मान ली कि ये सर्कल बनाएगा और वो जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? r। ठीक है, और सेंट्री किसी भी चीज़ को घूमने के लिए देखिए mv² r क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। ठीक है भैया, अगर r छोटा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स बड़ा होगा। ठीक है, मैंने इसी चार्ज को v वेलोसिटी से, q चार्ज को v वेलोसिटी से 90 डिग्री पे ना भेजकर मैंने इसको थीटा डिग्री पर भेजा, तो मैं क्या देखता हूँ? ये बड़ा सर्कल बनाता है और आगे भी बढ़ रहा है। इस केस में आगे नहीं बढ़ रहा था, अब ये बड़ा सर्कल भी बना रहा है, तो इसका मतलब रेडियस बढ़ गया। क्या बढ़ गया भाई? रेडियस बड़ा हो गया। रेडियस बढ़ने का मतलब है फोर्स घटना, फोर्स कम लग रहा है। और अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भेजता हूँ तो अब कोई फोर्स ही नहीं लगता, सीधा निकल जाता है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, फोर्स जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं तो फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो कौन सा फंक्शन है जिसमें एंगल बढ़ते बढ़ते उसकी वैल्यू भी बढ़ती है? यस, साइन थीटा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और साइन 90 कितना होता है? 1। ठीक है गाइज, तो फोर्स ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल साइन थीटा। ओके, तो इसका हमारा जो फॉर्मूला बना है, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं QVB साइन थीटा, ये इसीलिए बना है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर कब लगता है? जब वो मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे एंटर करता है। और अगर हमारा क्या फॉर्मूला बना? F = QVB साइन थीटा। अगर एंगल भाई 0 डिग्री है, इफ थीटा = 0 डिग्री, कितना है भाई? थीटा 0 डिग्री है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स भी 0 हो जाएगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, सीधा निकल जाएगा। और इफ़ थीटा = 90 डिग्री, तो फोर्स क्या हो जाएगा? QVB, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1, और ये कितना होगा हमारा? मैक्सिमम। ठीक है गाइज, तो ये हमारी डेफिनेशन, आप डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फाइनली हम एक कंक्लूजन पे पहुँचे कि भाई जो फोर्स होता है मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो चार्ज के, वेलोसिटी के, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और एंगल, चारों के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनमें से कोई सा भी एक बढ़ेगा ना तो फोर्स भी बढ़ेगा, कोई सा भी एक घटेगा तो फोर्स भी घटेगा, अगर सारे बढ़ेंगे तो फोर्स और ज़्यादा बढ़ेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।